चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, करते रहिए। इसे छोड़िए, रहते पेज, खाली पेज ऐड कीजिए ना, ऐड कीजिए ना, ऐड, बस छोड़िए। मेरा कहने का मतलब जैसे ये 80 का दुर्ग, इसको अबुल फजल, अबुल फजल जो हैं ये कौन है? एक राइटर है और किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। इसने एक पुस्तक लिखवा अकबर नामा। उसमें ये कहा कि ये जो दुर्ग जीते हैं अकबर, जीते हैं विजय ये हुए बल पर, बल पर यानी अपनी शक्ति के आधार पर। लेकिन बाद में जो पुर्तगाली आए, है ना, पुर्तगाली, वास्को डी गामा नाम सुने होंगे ना, 1498, है ना। तो वही पुर्तगाली बाद में जब आते हैं, जब यहाँ गोवा में ज़्यादा दिन रहे, सबसे अंतिम तक यही रहे पुर्तगाली गोवा में, और इसने आकर जब इतिहास लिखा यहाँ का, जब यहाँ के बारे में पढ़ा, तो इसने कहा कि घूस की नीति, घूस की नीति अपनाई। किसने? अकबर ने। वहाँ के द्वारपाल को, दुर्ग के जो द्वारपाल है उसको उसने क्या किया? प्रलोभन दिया कि तुमको राजा बना देंगे, ये कर देंगे, तुम गेट खाली खोल देना ताकि मेरी सेना रात में घुस जाए। और ये पुर्तगाली ने खोज डाला। अब बताइए, ये पुर्तगाली बाद में आए, एक उसके दरबार में रह रहा है। किसके दरबार में? अकबर में। आपको लग रहा होगा कि अबुल फजल तो चूंकि सामने है, वो देख रहा है सब कुछ, इसका बात ज्यादा सत्य होगा, यही लग रहा होगा ना। एक आदमी उसी के काल में रहकर इतिहास लिख रहा है और एक आदमी बाद में आकर इतिहास लिख रहा है, अकबर पीछे का चीज। तो आपको ये लग रहा हो कि अबुल फजल सही बोल रहा होगा, क्योंकि तो सब कुछ देख रहा है, लेकिन आंख भी मुन रहा है। बात में रहा है, सब कुछ सही चीज नहीं बता रहा है उसके काल का जरूर, लेकिन बाद में जब इतिहासकार खोज करते हैं तो पता चलता है कि अकबर के माथे पे कलंक लग गया। किस चीज का? घूस की नीति का। तो यहां पर जो इतिहास का लेखन की जो परंपरा है, इसीलिए कहता है, एक डायलॉग ही है, इतिहास के बारे में कहा जाता है अतीत एवं वर्तमान में चलने वाला लगातार संवाद है। क्या है? डायलॉग है, संवाद है। यानी कि एक इतिहास के बारे में यह कहा जाता है कि अतीत और वर्तमान में कौन बैठा हुआ है? इतिहासकार। क्या बैठा हुआ है? इतिहासकार। और अतीत में क्या है? आपका जो भी फैक्ट्स मिल रहा है, तथ्य जो है, उन दोनों के बीच में वार्तालाप चलता है, डायलॉग चलता है, और वो लगातार चलते रहेगा। ये कभी खत्म होने वाला डायलॉग नहीं है। आज इतिहासकार और है, कल 10 को और पैदा होंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। इसीलिए कहा कि इतिहास हमेशा क्या आता है? बदल जाता है। इतिहास अपने को कभी कभी दोहराता भी है, बोलता है ना। तो इतिहास का मतलब ये नहीं है कि केवल परीक्षक जिस पर इतिहास को पढ़ना, आपकी अपनी सभ्यता, अपने पूर्वज को पढ़ रहे हैं, एक तरह से अपनी सभ्यता की कहानी जान रहे हैं, अपनी संस्कृति की कहानी को हम समझ रहे हैं। ये समझना भी चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के कारण आपको परीक्षक जैसे तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक अपने भी कि हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी थी, कितनी उन्नत थी। हम अगर हड़प्पा को जब पढ़ेंगे तो, लेकिन आज भी वैसा शहर नहीं बसता है जितना अच्छा उस समय शहर था। कहने का मेरा पर्पस है कि इन सबों को पढ़ने के बाद ही आप अपनी संस्कृति की पहचान विश्व में करा सकते हैं। संस्कृति की पहचान विश्व में करा सकते हैं, यानी विश्व के मानचित्र पर आपका नाम हो सकता है कि भारत का इतिहास इतना पुराना है, इतनी अच्छी है, इतनी सभ्य थी कि आज तक वैसा इतिहास में कहीं विश्व में ऐसा इतिहास नहीं मिलता है जो हड़प्पा सभ्यता के का प्रूफ कर चुका है। हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे तो वहाँ की नाली, वहाँ का घर उतना अच्छा डिजाइन था, लगता कि आज भी वैसा घर नहीं बनता है। चलिए उसको अलग चीज है। मेरा कहने के पहले कि अभी आप कल इतना समझिए कि इतिहास जो है और इतिहासकार, ये दोनों लिखने वाले जो हैं इतिहासकार, वो सच भी लिख सकते हैं और झूठ भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का पर्पस कभी ये मत जाइएगा कि अगर उस काल में कोई समकालीन इतिहासकार है तो वो हमेशा सच ही लिख रहा है। अब रहा कि किस चीज पर लिख रहे हैं, किस चीज पर हम उसको लिखते हैं, किस चीज को स्रोत बनाएंगे। अभी क्या बताया थे? स्रोत ना, स्रोत का मतलब साक्ष। हमको तो साक्ष चाहिए ना कुछ कुछ। देखिए साक्ष कैसे निकलता है। हम एक एग्जांपल देते हैं तो आपको क्लियर होगा। अच्छा ठीक कर दे रहे।
साक्ष, या इसको बोलते हैं स्रोत, है ना। साक्ष्य या सबूत, इसी को बोलते हैं एविडेंस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एविडेंस, सबूत, है ना, एविडेंस, सोर्सेज, जो भी आप बोल सकते हैं। मेरा कहने मतलब कोई भी चीज अगर हम ये बोले, अगर एक पुस्तक में लिखा हुआ है, एक कोई पुस्तक का नाम नहीं ले रहे, खाली लिख रहे हैं, एक पुस्तक में लिखा हुआ है मौर्य काल में पन एक नाम है ना, पन चलता था। क्या है? चलता था, जो भी कुछ है। तो पन क्या है? एक सिक्के का नाम। क्या नाम है? एक सिक्के का नामकरण किया गया। आज हम सिक्का बोलता है, उसमें क्या बोला जाता था? पन, है ना। तो पन भी एक है। तो आपको बुक में जब मिलेगा पन, अब यह बात है कि पन कैसे पता चला कि सिक्का है, तो इसको कई बार देखा पन कहाँ कहाँ आया, किस किस संदर्भ में आया, अर्थशास्त्र में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, उसके हिसाब से पता चलता है ये पन के मतलब ये सिक्का के बारे में बात कर रहा है। यानी इतिहासकार जो है बहुत खुद इसको एकदम सूक्ष्म से स्टडी करता है, डिटेल से, तब पता चलता है। या कोई मूर्ति मिल गया मानते हैं, तो मूर्ति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेटिंग समझते हैं ना, कालखंड, उसका कालखंड निर्धारण होता है। तो कालखंड निर्धारण करने के भी कई तरीके हैं, वो हम आएंगे डिटेल बाद में। अभी करेंगे डेटिंग, जिसको कालखंड बोलते हैं। कालखंड निकालने का, जैसा अभी एक बताए C40 ना, क्या बताए? C40 भी होता है, पोटेशियम आर्गन मेथड भी होता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है। ये सब हम आएंगे डिटेल पर भी आएंगे। डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है, अभी उतारिए मत, कुछ ये सब उतारने की जरूरत नहीं है, सब आपका PDF में जाएगा भी। मेरा कहने का मतलब स्रोत का मतलब है कि कोई साक्ष्य मिलना चाहिए, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो सिक्का हो, चाहे वो अभिलेख हो, चाहे वो पुस्तक हो, कुछ भी हो सकता है। उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? इतिहास लिखा जाएगा। तो इतिहास लिखने में सहायक की भूमिका किसके रहेगी? साक्ष्य की। उसके आधार पर ही बांटा जाता है दो गो। अगर कोई सिक्का है, अभिलेख है, उसको बोलते हैं पुरातात्विक। क्या बोलते हैं? पुरातात्विक। और दूसरा को बोलते हैं साहित्यिक, जो पुस्तक के रूप में रहेगा। ये सब उतना डिटेल पढ़ाने की जरूरत नहीं अभी है, अभी बार बार आएगा। तो पुरातात्विक जैसे सिक्का आ गया, खंडहर आ गया, आपका अभिलेख आ गया, आपका मूर्ति आ गया, कोई भी स्मारक आ गया, ये सब पुरातात्विक है। या ईटा पत्थर का जो औजार मिलते हैं, वो सब पुरातात्विक में आएंगे। साहित्यिक में जैसे कोई पुस्तक आ गया, जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। मेगास्थनी ने लिखा, एंडी का, यानी जो भी कोई पुस्तक का नाम है ना, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, तो जो भी है मैंने पुस्तक का नाम जो आएगा किसमें आएगा? साहित्य। अब इसी में लोग कर देंगे, एगो कर देंगे देसी, एगो विदेशी, उससे कोई अंतर है। जो विदेश वाला है विदेशी कहलाएंगे, जैसे मेगास्थनी विदेशी थे। फिर आपका हेनसेंग का नाम सुने होंगे, है ना, तो वो अलग चीज देसी। अब देशी जो देश के जो है, यहाँ के जो लेखक होंगे, जैसे बाण भट्ट है, जो भी है, सब देशी वाले। तो स्रोत में भी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब हम एक एक वर्ड चलते हैं, जैसे हिस्ट्री कहाँ शब्द से आया, जो आपको PDF में देते जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा समझना नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक का जो शुरुआती था, जो जितना बात बोले हैं सब हम लिख दिया ऑलरेडी। कब कहाँ, हम पिछले टॉपिक का नाम दे दिए हैं पहले, है ना। इस पर क्यों छोड़िए, चलिए कब कहाँ और कैसे। मैंने कहा कि इतिहास के अध्ययन से क्या जान पाते हैं? अभी बताया कि मानव का विकास कहाँ से हुआ था, कब, कहाँ और कैसे हुआ। अब ये आगे पढ़ेंगे डिटेल, कैसे होगा आगे वो भी पढ़ेंगे। अभी कह रहे हैं कि इतिहास के अध्ययन से भी जान पाते हैं कि मानव ने किस तरह प्राकृतिक संपदा, यानी जो भी खनिज है, पेड़ पौधे हैं, फल फूल है, उसका कैसे खोज किया और कैसे उसका उपयोग किया। आग का आविष्कार कैसे हुआ, है ना, आग के बारे में कैसे जाना, आग का क्या उपयोग किया गया, ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे। यह भी जानते हैं कि मानव खेती, कढ़ाई बनाई, धातु कर्म या और भी अन्य जो भी खोज हुआ, वो सब इतिहास में दर्ज है। और उसके बारे में साक्ष्य जब भी पढ़ें, किसके आधार पर? साक्ष्य के आधार पर। बिना साक्ष्य के हम कुछ नहीं इतिहास में पढ़ते हैं। साक्ष्य रहेगा तभी उस बात को सत्य मानते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा महाभारत और रामायण के बारे में थोड़ा विवादित हो रहा है, पता है ना, साक्ष्य के अभाव के कारण। लोग कहते हैं रामेश्वरम सेतु है ना, लेकिन कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। कोई कहता है महाभारत लड़ाई हुआ नहीं था, एक काल्पनिक कहानी बना दिया गया, है ना। जैसे सीरियल में काल्पनिक कहानी चलता है, उसी तरह से यहाँ भी काल्पनिक। लेकिन अभी उस पर रिसर्च की बाकी है, अभी पूरा 100% रिसर्च चल रहा है,
देखिए क्या होता है, सच्चाई कहां तक आती है ना। और जंगलों की कैसी सफाई हुई, जंगल कैसे कटा हुआ तो अलग से, कैसे गांव से नगर, नगर से फिर शहर बना, जो भी आपका वो हड़प्पा में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इतिहास शब्द कहां से आया, नोट कीजिए, इसको हल्का कर नोट भी कर चलिए। इतिहास एक पहले संस्कृत शब्द से आया, मितिहास, मितिहास लिखा हुआ भी है। यह संस्कृत शब्द मितिहास से लिया गया है। मिति का मतलब लिखे हैं इति प्लस इति प्लस ह प्लस आस, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा, यानी कि ऐसा घटना निश्चित रूप से हुआ होगा, यानी घटना के बारे में बता रहा है कि अतीत में ऐसा घटना घटा होगा, इसलिए इतिहास, ये संस्कृत शब्द से इतिहास बना। और इतिहास क्या है, अतीत के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। बात सही है, जो भी ऐतिहासिक घटना घटा है उसका सीरियली रूप से अध्ययन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सोर्सेज या एविडेंस, गुड, बेसिस ऑफ सोर्सेज, अपने आप नहीं करेगा, कोई न कोई आधार मान के करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। तो कुछ नहीं, इतिहास का ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, कहीं भी उठा सकता है। दूसरा, हिस्ट्री शब्द कहां से आया, देखिए हिस्टोरिया एक वर्ड है, अगला देते हैं। हिस्ट्री शब्द जो है हिस्टोरिया से, देखिए ये आपके लैटिन शब्द माना गया, कहीं कहीं ग्रीक भी देता है, कहीं कहीं लैटिन देता है। आप लैटिन रखिए, आपके एनसीईआरटी में लैटिन दिया है, हमने भी बुक थोड़ा सा देख रहे हैं उसको। तो हिस्टोरिया से लिया, जिसका अर्थ होता है खोज करना। हिस्ट्री जो अंग्रेजी वर्ड है उसका मतलब हुआ अतीत, खोज करना किसका, अतीत की घटनाओं को खोज करना, जो बीत गया है, जो घटना घट गया है, जो महत्वपूर्ण घटना, उसकी खोज करता है, इसलिए हिस्टोरिया से क्या आया, हिस्ट्री। और पहली बार हिस्ट्री से जो दिए एक यूनानी राइटर हैं हेरोडोटस, उसने पुस्तक लिखा हिस्टोरिका। इस किताब का नाम याद रखिए, आपका बुक में भी दिया हुआ है, 6th क्लास में देखिएगा। हिस्टोरिका जो 5वीं सदी में भारत फारस के बीच के संबंध के बारे में लिखे अपनी पुस्तक में। ये हैं विदेशी, कहाँ के रहने वाले हैं, यूनान के, यूनानी मतलब ग्रीक के, है ना, एंथेस के, एंथेस की राजधानी हुई। भारत भाष के संबंध, यानी भारत के बारे में वर्णन करता है इस पुस्तक में, और शायद यही कारण है इनको माना गया क्या, फादर ऑफ हिस्ट्री, है ना, जो, और यही पहला आदमी है जो इतिहास लेखन की शुरुआत किया। और इतिहास लिखने की कला किसके पास पहला आया, हेरोडोटस। लेकिन भारत में पूछेगा, ये तो पूरे विश्व में न है, ये भारत नहीं आया है। भारत में पहली बार किसने किया, लिख लीजिए कहीं पर, विलियम जोन्स एक नाम आएगा, विलियम जोन्स। भारत में इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की, विलियम जोन्स, है तो अंग्रेजी भी। ये आएंगे भारत, एक बंगाल में रॉयल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1784 में, आगे लिखा भी होगा, है ना, 1784 में, जिसमें क्या होगा, इसने पहली बार कहा कि नहीं, सभी जहां जहां लगता है कि इतिहास का कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसकी उत्खनन करवाया, मतलब खुदाई कराना चालू किया। अब बाद में फिर 1861 में ASI का नाम सुने होंगे, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन होता है 1861 में। ये बाद में लिखा देंगे, अभी रह दीजिए, है ना, 1861 में। तो फिर उसी का हेड बनते हैं आपका जॉन मार्शल बाद में, है ना, और कनिंगम साहब जिसका नाम आता है। तो अभी 2 चीज पर है, हिस्ट्री शब्द कहां से लाया गया, हिस्टोरिया से, अब याद करते थे कि लैटिन हो गया। पहली बार विश्व में इतिहास लेखन शब्द किसने किया, अब भारत में किसने किया, विलियम जोन्स। और इसने क्या स्थापना किया वो देखिए, अगला लिखा हुआ मिलेगा, फादर ऑफ हिस्ट्री मैंने बता ही दिया अभी जस्ट, है ना। एक बहुत अच्छा है, इसको कहा जाता है कि इतिहास को विज्ञान में रखें कि कला में रखें, तो इसने बहुत अच्छा कहा है स्टेटमेंट, इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान इसको दोनों में रखा जाता है, इतिहास को हिस्ट्री कला में भी और विज्ञान में, जो विज्ञान इसलिए माना गया क्योंकि इसमें पूरा अभी पढ़े C14 मेथड, कार्बन मेथड, सब साइंस का चीज इसमें है ना। इसलिए भारत में इतिहास का गया, अतीत की घटना खोज का किसने लिखा, विलियम जोन्स, जो भी मैंने लिखवाया भी, विलियम जोन्स। नोट भी करते चले ऑनलाइन वाले भी, PDF तो देना एक अलग चीज है, लेकिन नोट करने से ज्यादा हाथ चलेगा।
20 में पूछेगा तो हेरोडोटस, अब भारत में पूछेगा इतिहास, लेकिन शुरुआत बिल्म जो, और इसका ये याद नोट कर लिए, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने की, आता है क्वेश्चन बराबर। इसका काम ही है भारत में के इतिहास को खोजना। जो सोसाइटी बनाया गया, जो संस्था बनाया गया, इसका काम ही था कि भारत में इतिहास की खोज करना, अलग अलग जगह पर रिसर्च करना, है ना। और ये पहली बार विलियम जोन्स ने 1784 में इसकी स्थापना की। 1784 डेट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, 85 नहीं, 83, 84। ये क्वेश्चन सबसे भी आई है, सबसे भी आई है। बाबा फोन आ रहा। नेक्स्ट, अब आते हैं काल विभाजन। भारत इतिहास को कैसे कैसे बांटा गया है, ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और उसी हिसाब से मैंने बांटा है। एक है जेम्स मिल, एक स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, उसने एक पुस्तक लिखा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें 3 पार्ट बांटा, हिंदू, मुस्लिम और एक तीसरा आगे आएगा, क्या आएगा बताइए, अंग्रेज, ब्रिटिश काल, है ना। यहाँ क्या आएगा, ब्रिटिश काल बोलिए, चाहे भारत, कहीं कहीं भारत लिख देता है, कोई बात नहीं है, लिखेगा हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। यानी कि पहले हिंदू का शासन हुआ, अशोक से कौन थे, अशोक मौर्य काल में जो भी जाए, आपका चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपका गुप्त वंश, फिर आपका हर्षवर्धन, सब क्या ये हिंदू का है। यानी पूरा एंशिएंट जो हो गया, यानी प्राचीन भारत जो हो गया हिंदू काल में। और ये बांटने वाले कौन, ये पूछ सकता है किसने बांटा, इस आधार पर जेम्स मिल लेगा, यानी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं एक तरह से। मुस्लिम काल मेडावल पूरा हो गया, यानी मध्यकालीन, मध्यकालीन कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर सीधे मुगल तक, और ब्रिटिश जब आ गए तो ब्रिटिश का काल हो गया, यानी 1947 तक पूरा मॉडर्न का आधुनिक भारत। ये खाली विभाजन दे रहे हैं, खाली आपको पूछ रहे हैं कि ये सब नाम याद कर लीजिए। जेम्स मिल किसने बांटा, ये तो याद रहेगा, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश याद रहेगा, किसने बांटा, और उसका पुस्तक का नाम हो सकता कहीं पूछ दे, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदाय मतलब धर्म, सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया, धर्म के आधार पर। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। फिर आते हैं लेखन कला के आधार पर मिलेगा, बहुत सा मिलेगा, फिर धीरे धीरे। अभी हम विभाजन पे ही चल रहे हैं, भारतीय इतिहास का विभाजन कैसे किया गया। पहला सबसे सिंपल तरीका बताया कि पहले हिंदू थे, हिंदू राजा शासन किए तो हिंदू को मान लिया, फिर आए मुस्लिम, मुस्लिम भाई करे। अच्छा, पहली बार मुस्लिम कब आए पता है, 712 में कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम, है ना। शुरुआत 712 से होता है, बाद में हम मांगते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से फिर शासन करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन 712 से माना जाता है, मुस्लिम काल आ जाता है, पहला मुस्लिम आक्रमण भी होता है। तो मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, हिंदू काल, ये 3 पार्ट में याद रखिएगा जेम्स मिल के अनुसार। नेक्स्ट, कुछ जो पश्चिमी देश के जो इतिहासकार हैं, वो विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, धार्मिक राजनीतिक परिवर्तन के आधार पर, कभी सब चीज उसमें बोला, एक चीज नहीं कई चीज को शामिल करके उसने 3 पार्ट में बांटा गया। यहां एक आधुनिक भारत लिख देते हैं, वो आगे लिखा हुआ अगला स्लाइड में होगा, आधुनिक भारत। इस सबको पता है, प्राचीन भारत कब से कब, 2.5 लाख बीसी से लेकर 1206 बीसी, मतलब क्या बताया, बिफोर क्रिस्ट, है ना, क्राइस्ट, यानी कि ईसा जग के जन्म से पहले। या ये आपको पढ़ना है हल्का सा, बीसी के मतलब क्या है। मध्यकालीन भारत 1206 से 1707, और आधुनिक भारत कर दीजिए 1707 से 1947। ये पहले बार पता आ चुके हैं। एडी मतलब क्या होता है, एनो डोमनी, लिख लीजिए। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब एनो डोमनी। इसको नोट कर ली, कभी को पूछ सकता है फुल फॉर्म, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके 6th क्लास में दिया हुआ है डिटेल से, वहां भी पढ़िएगा। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये किस आधार बांटा गया है, विज्ञान, तर्क, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन के आधार पर। इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ, खाली धर्म के आधार पर नहीं रखा गया, तर्क भी रखा गया, सामाजिक भी रखा गया, पॉलिटिकल भी रखा गया, विज्ञान भी रखा, सबके आधार पर इसमें बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, है ना, 3 तरीके से, प्राचीन,
मध्यकालीन, और मध्यकालीन में चाहें तो दो को कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए। एक होता है पूर्व मध्यकाल, नाम सुने होंगे ना, पूर्व मध्यकाल किसको कहे, कोई पूछ देगा पूर्व मध्यकाल किसे कहते हैं, कब से कब आएगा, पुस्तक में लिखा रहेगा पूर्व मध्यकाल में ये घटना घटा, तब आप तो मध्यकालीन समझ लेंगे। पूर्व मध्यकाल से पहले, पूर्व मध्य मतलब मध्यकाल से पहले, तो मध्य का पहले 712 एडी से लेकर 1206 को बोलते हैं, लिख लीजिए हल्का से। 1206 से पहले और 712 एडी, 712 में क्या हुआ, वही मोहम्मद बिन कासिम वाला कहानी है ना। तो 712 एडी के बाद अब 1200, इसको कहते हैं पूर्व मध्यकाल। अब बाकी इसको तो मध्यकाल बोलवे करते हैं नॉर्मली। पूर्व मध्यकाल 712 एडी से लेकर 1206 एडी। और आधुनिक भारत में 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु, उसके बाद आजादी तक, या आज तक भी कह सकते हैं आधुनिक भारत आज भी माना जाएगा, है ना, आपकी इच्छा पर है। तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इसमें ज्यादा समझना भी नहीं है, खाली डेट याद रखिएगा। कभी कभी ये 2.5 लाख हो सकता है, कहीं कहीं 14 लाख भी दे देता है, वो अलग चीज है, कहीं कहीं 20 भी देता है, उससे ज्यादा स्टैंडर्ड माना गया है 2.5 लाख वाला ही। एक्सेप्शन में है कि 14 लाख 15 लाख देता है कभी कभी, लेकिन आप दीजिएगा 2.5 लाख ही जो जनरल है। एक्सेप्शन में है, भारत का इतिहास कभी कभी 14 लाख 15 लाख तक चला जाता है, लेकिन आधुनिक भारत 1707 से 1947। तो 3 पार्ट में, अभी तो तीनों में 3 पार्ट चल रहा है। किसमें किसमें, एक चले पहले किसके आधार पर धर्म के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, है ना। फिर चले प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अब चलेंगे लेखन कला के आधार पर, जो आपको बताए थे, याद है, वही आधुनिक भारत, उसी का आ गया पार्ट। उपकरण के निर्माण, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उपकरण के निर्माण का भाग 3 भाग में गया है। उपकरण, अनुपकरण किस चीज का, पत्थर का, लोहा का, तांबा का, क्या चीज का, है ना। उपकरण जो बना हुआ है मेरा, उपकरण समझ रहे हैं, टूल्स, जो मेरा बर्तन है, जो मेरा हथियार है, जो मेरा दैनिक जीवन में उपयोग करने उपकरण है, उसके आधार पर। तो शुरू में क्या चीज की, केवल क्या था, पत्थर था, पहला याद रख लीजिए, केवल पत्थर का प्रयोग किया गया। पत्थर के साथ साथ बहुत कर सकते हैं, तो यहां लिख दीजिएगा पशुओं के हड्डी, क्या है, पशुओं के हड्डी के उपकरण भी किया गया है ना। पाषाण काल में पत्थर के साथ साथ पशुओं के हड्डी का उपकरण भी किया, लेकिन पहले पत्थर ही आया, बाद में पशु के हड्डी का भी उपकरण किया गया। फिर कहता है दूसरा धातु काल, धातु मतलब मेटल। तो पहला धातु कौन सा खोज हुआ, तांबा, ताम्र, कॉपर, लिख लीजिए, तांबा इसी को बोलते हैं, या सीयू लिखिए, इसको सीयू कर देते हैं, कॉपर का सांकेतिक नाम। ये हड़प्पा सभ्यता से पहले वाला पार्ट में आता है। ताम्र पाषाण क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता से जस्ट पहले वाला, और इसी को हम बोलेंगे बाद में चैल्कोलिथिक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है। ताम्र पाषाण को 1 2 3 होता है बाद में। अभी खड़ा कि आपको पाषाण काल कब से कब, 2.5 लाख से 3000। धातु काल उसके बाद का, यानी कि 3000 से स्टार्ट होगा, कब होगा, 3000 BC से आगे का डॉट 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 जहां तक जा सकता है। तो ताम्र पाषाण हड़प्पा के जस्ट पहले। अब उसके बाद क्या आएगा, कांस्य युगीन, क्या आएगा, कांस्य युगीन, जो कि हड़प्पा का नाम सुने होंगे ना। हड़प्पा कौन, कैसा सभ्यता था, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि इसमें कॉपर प्लस टिन मिलाकर क्या बनाया जाता था, कांसा। लिख लीजिए, इसमें कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर प्लस टिन मिलाकर इक्वल टू कांसा बनता था। ये हड़प्पा में पढ़ाएंगे भी, है ना। कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा में, हड़प्पा से जस्ट पहले ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण मतलब कि तांबा भी है और पाषाण भी है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि तांबा खाली, तांबा तो आज भी प्रयोग कर रहे हैं, अब पाषाण भी आज प्रयोग कर रहे हैं, तो ताम्र पाषाण इसलिए नाम है कि दोनों साथ साथ चल रहा है। कांस्य युगीन, कांसा का ज्यादा प्रयोग, ऐसा नहीं कि तांबा भूल गए, तांबा भी चल रहा है, लेकिन अभी लोहा नहीं आया। इसके बाद क्या आएगा, लोहा, लोह युगीन, 3 पार्ट में। देखिए, कांस्य युगीन आ गया, हड़प्पा सभ्यता। अब फिर क्या आ गया, लौह युगीन, उत्तर वैदिक काल। लिख लीजिए, लौह युगीन 1100 BC से चालू होता है। और यहाँ का नाम कीजिएगा, अतरंजी खेरा एक जगह है, अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा, जहां से लोहा का पहला साक्ष्य मिला। लिख लीजिएगा, लोहा का साक्ष्य पहली बार कहां से मिला भारत में, अतरंजी खेरा, क्या हुआ, यूपी में, नोट कर लीजिए, यूपी में, उत्तर प्रदेश। लौह युगीन, आइए उत्तर वैदिक से शुरुआत होता है।
उत्तर वैदिक 1000 से ही शुरुआत होता है, लेकिन 1100 BC का डेट दिए हैं। आपका उत्तर वैदिक का जो पीरियड है 1000 BC से लेकर 600 BC है ना। लेकिन हम 11 BC बन उसी काल में पूछ सकता है कि अब एक क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ध्यान से, अब यहां से एक ही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि हड़प्पा काल के लोग लोहा के बारे में जानकारी था? नहीं। देखिए लोहा बाद में आया ना, तो पहले कैसे इसको जानकारी होगा? तो हड़प्पा के बारे में क्या होगा? तांबा के बारे में पता होगा, टीन के बारे में पता होगा, कांसा के बारे में पता होगा, ये सब का, गोल्ड के बारे में पता है ना, गोल्ड का मिलता है और सामान। तो हड़प्पा सभ्यता में कोई पूछेगा, इसमें लोहा नहीं, लोहा क्रॉस। तो पहला क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा के बारे में या लोहा के कोई बर्तन वहां से नहीं मिला है, क्योंकि लोहा का खोज कब से हुआ है? 1100 BC से। कहां से हुआ पहली बार? अतरंजी खेरा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, लौह युगीन सभ्यता, आयरन एज बोलते हैं। ये हो गया ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, और ऊपर से कॉपर स्टोन एज जो पहले पढ़ रहे थे। तो उपकरण के निर्माण के आधार पर, उपकरण के बनाने के आधार पर, उपकरण किस चीज से बनता था उसके आधार पर 3 पार्ट बांटा गया। क्या कि ताम्रपाषाण, फिर है कांस्य युगीन और लौह युगीन, 3 प्रकार का। और सभी में चल रहे हैं 3 प्रकार। उधर भी चले हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, फिर क्या चले प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, 3 ही चल रहा है। अच्छी बात की याद करना आसान रहेगा, और आगे भी 3 को ही चलेगा। अब आ गया लेखन कला के आधार पर, ये तो और भी आई है, यहीं से तो इतिहास शुरुआत होगा आपका। कहाँ 4 हुआ? वो अलग है ना, उसका पार्ट बता रहे ना, पाषाण का बता रहे। धातु का 3 को ही हुआ ना, धातु का 3 को हुआ। एक बताया पाषाण अलग बताया, एक धातु में 3 पार्ट बता रहा है। धातु में कौन है? ताम्र, कांस्य और लौह, इसमें बता रहे 3 को। तो मल्ली रूप से 2 ही प्रकार वहां पर हुआ। चलिए, लेखन कला के आधार पर कौन कौन? ये इंपॉर्टेंट है। प्राग ऐतिहासिक, या इसी को बोलते हैं प्राक इतिहास, सीख लीजिए। प्राक इतिहास इसी को कहते हैं, या इतिहास। प्राग ऐतिहासिक बोलिए चाहे प्राक इतिहास कहिए, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो बोले। आपको पहले भी पिछला क्लास में सब बताए थे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्राग, उसमें का जिसमें मानव लिखना और पढ़ना नहीं जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। न ही राइटिंग था और न ही रीडिंग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर याद है तो अच्छी बात है। प्रागैतिहासिक काल में अगर जब राइटिंग भी नहीं लिखा तो इसका कोई लिखा हुआ सच मिलेगा नहीं ना, इसलिए केवल इसके लिए क्या होगा? पुरातात्विक स्रोत। क्या होगा? पुरातात्विक स्रोत इसका काम करेगा। इसको जब लिखेंगे तो क्या चीज में करेंगे? केवल पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हुआ? जो उत्खनन से मिला, पत्थर है, औजार है, जो भी है ना, कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला, खाली पुरातत्व जो उत्खनन से मिला उसको पढ़ने के लिए, तभी उसको पढ़ के ही हम यहाँ से पता चलेंगे कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे। पहला पालतू पशु, आप पता है पहला पालतू पशु कौन है? कुत्ता। तो उसका भी प्रमाण कैसे पता चला वो बताएंगे बाद में, कहानी उसका लगी, कैसे उसका हड्डी मिला, या हड्डी के आधार पर पता चला कि ये कुत्ता का हड्डी है ना। बाद में पता कि घोड़ा भी उसका पालतू था, फिर बाद में पता चलेगा कि बकरी भी पालतू है। धीरे धीरे सब पता चला कि कैसे कैसे पालतू का, और उसका डेट निकालने का तरीका बताएंगे कैसे निकलता है। अभी देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, वह काल जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसमें ना राइटिंग था ना रीडिंग था। राइटिंग रहेगा तभी रीडिंग होगा, खत्म हो गया। केवल और ये सबसे लंबा काल, लिख ली, सबसे लंबा कालखंड ये, सबसे लंबा कालखंड इसका रहेगा। कालखंड सबसे ज्यादा लंबा यही रहेगा, क्योंकि ये 2.5 लाख BC से लेकर आपका 3000 BC तक चलता है ना। 2.5 लाख से लेकर 3000 BC तक पतला करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दूर वाला के लिए कर रहे हैं, दूर वाला कि थोड़ा सा पतला करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत होता है, उन लोगों को पतला नहीं दिखता है। चलिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल, वह काल जिसमें मानव पढ़ने लिखने जाता, सबसे लंबा कालखंड इसी को माना। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में, एक बार आया हुआ है कि किस कालखंड का सबसे लंबा दौर था, तो किसका नाम होगा? प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट आ भी गया, देखिए वही लिखा हुआ है। इसके लिए केवल कौन साक्ष्य है? पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसको बोलते हैं। सबसे लंबा कालखंड अभी मैंने जो बताया वही चीज लिखा हुआ है। इसमें केवल पत्थर का मिलेगा और पशुओं के हड्डी के उपकरण। अभी बताएं जस्ट पहले पत्थर वाला में, आई कब से पीरियड है? 2.5 लाख से लेकर
3000। इसको नोट भी करते चलिए, तो लिखिएगा तो हाथ चलेगा थोड़ा सा। आपको पीडीएफ रखा रह जाएगा मोबाइल में, अब मोबाइल एक बार कहीं खराब हुआ तो सब पीडीएफ गायब है ना, तो फिर खोजते रहिएगा कहाँ मिलेगा। इसलिए माल बहुत चोरी हो गया, कुछ हो गया है ना। चलिए ठीक है, आप कर लीजिए ना, घर में लैपटॉप है, डाल दीजिए ले जाके, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं आप। ले जाइए भैया के पापा का मोबाइल सब में डाल दीजिए, सब पढ़ते रहेंगे, है ना। चलिए सब लोग पढ़ते रहेंगे। 2.5 लाख BC से लेकर बाकी मेरा वीडियो भी आपका अपलोड हो जाएगा, तो यूट्यूब पर भी कुछ न कुछ रहेगा ही रहेगा। चलिए, इस काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्य क्वेश्चन आता है कि कौन सा कालखंड, कौन सा इतिहास का कालखंड जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य का ही जिक्र करता है, बताइए। प्रागैतिहासिक काल। अभी जस्ट इसके बाद आएंगे पत्थर एवं पशुओं के हड्डी के उपकरण। ये पशुओं के हड्डी का मतलब क्या हुआ, जैसे हिरन, आपका बाघ, फिर आपका बकरी, जिसमें बताया ना, आप लोग सुने होंगे पहले, अभी भी बहुत सारे देखिएगा घर में जो चमड़े का खाल रहता है ना, उसको पहनते भी थे, प्लस कुछ कुछ सामान नमक उमक रखने के लिए, क्योंकि पिघले नहीं, उसका यूटिलाइज किया जाता था, तो उस समय भी करते थे। तो 2.5 लाख BC से लेकर, ये डेट याद रखिएगा, डेट भी इंपॉर्टेंट है। ये 2.5 लाख कुछ में बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 14 लाख भी दे सकता है, कहीं कहीं 20 लाख भी देता है, इससे डरना नहीं है, एवरेज यही रखिएगा। कालखंड पर आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछिएगा, है ना, लेकिन एवरेज याद कि 2.5 लाख से इधर शुरुआती में थोड़ा सा कुछ किताब अलग अलग देता है, उससे कोई मतलब, आप NCERT भी रखिए मान्य, या नॉर्मली जो एवरेज रखा गया डेट यही रखा गया। तो ये किसमें था, प्रागैतिहासिक में। इसके बाद कौन आएगा बताइए आप ही लोग, प्रोटो, यानी कि जिसमें राइटिंग रहेगा लेकिन रीडिंग नहीं हो पाएगा। आ गया, देखिए, आद्य ऐतिहासिक। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, वह काल जिसमें मानव लिखना जानता था, राइटिंग है, यानी कि राइटिंग है लेकिन रीडिंग आज का मानव उसको नहीं कर पाया, याद रखिएगा। लिखना जानता था परंतु वर्तमान में मानव उस लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हो पाया। अगर सफल हो जाएगा तो इसको दूसरा काल में रखना पड़ेगा, इस चीज को, है ना। इसमें भी जब सफल नहीं हुआ तो कोई साहित्यिक मिलेगा नहीं, केवल केवल क्या मिलेगा, यानी यहां भी पुरातात्विक और वहां भी प्रागैतिहासिक में भी तात्विक। और इसी काल में क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता, बहुत भी है, टिक लगाइए। हड़प्पा, यहाँ पाँच छूट गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस कैटेगरी में आएगा, हिस्टोरिक में कि प्री हिस्ट्री में कि प्रोटो में, प्रोटो में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका डेट 3000 से 600 BC माना गया है। एक और इंपॉर्टेंट, वैदिक काल कहां आएगा, ये नोट कर लीजिए हल्का सा। वैदिक एज कहां आएगा, पता है वैदिक काल का कालखंड पहले कितना होता पता है सबको, 1500 BC से लेकर, पानी जरा मंगाइएगा, 600 BC वैदिक काल का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में मानव लिखना नहीं जानता था ना पढ़ना जानता था, सही बात है। आज ऐतिहासिक में लोग लिखना जानते थे लेकिन आज का मानव पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया, जो भी कारण से, टेक्निकल कारण अभी नहीं, रिसर्च चल रहा है। लेकिन वैदिक काल के लोग क्या करते थे ये बताइए। इसका डेट के हिसाब से तो इसी में चला जाना चाहिए। देखिए तो 1500 BC कहां गया है, 600, और यहाँ 30 कितना रहा, 600, यानी डेट के हिसाब से तो इसी में आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अपवाद है, लिख लीजिए, ये आएगा इसी में, लेकिन इसको अपवाद में रखते हैं। कुछ लोग अपवाद मानते हैं, कुछ लोग इसी में डाल भी देते हैं, लेकिन ये अपवाद है, कारण बताते हैं। वैदिक काल बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं वैदिक काल, लेकिन चूंकि थोड़ा सा यहाँ रिसर्च का चीज है कि वैदिक काल को कहां रखें, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ सच है, क्योंकि इसमें हम 4 वेद का नाम लेते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसी चारों वेद के आधार पर वैदिक काल को पढ़ते हैं, है ना। और वैदिक काल को पढ़ने के लिए केवल साहित्यिक साक्षी है। एक मेरा और इंपॉर्टेंट, साहित्यिक साक्ष्य। हड़प्पा को पढ़ने के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य, लेकिन वैदिक काल को पढ़ने के लिए केवल साहित्यिक साक्ष्य। तो सब साहित्यिक साक्ष्य का मतलब इसको आज मानव पढ़ने में कामयाब होगा तभी नहीं इसको साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर रहा है। जो लिखा हुआ है वेद के बारे में, ये वेद पे लिखा हुआ है, उसको मानव आज पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी इसको कह रहे हैं कि यहां नहीं रख सकते हैं, ये अपवाद है। रख सकते हैं लेकिन एक अपवाद के ऊपर है, यहाँ इसके नियम के हिसाब, जिसका रूल है, जिसका तर्क दिया जा रहा है कि लिखना जानता था पढ़ने मानव का, लेकिन यहाँ तो मानव कामयाब नहीं है। वैदिक काल का जो लिखा हुआ वेद को मानव पढ़ रहे हैं ना,
हमारा पंडित जी पूरा श्लोक इसी से लेते हैं, गायत्री मंत्र, है ना। तो सब पर तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए जरा यहाँ आज के बाद सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा हम अलग से बताते हैं। वैदिक काल का जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पता है कि वैदिक काल के लोग पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे? मालूम, बताइए कोई। कहिएगा सर अरे इसका किताबें मिल रहा है, वेदे लिख दिए तो काहे नहीं होगा, क्या बोल सकते हैं ना कि नहीं? वैदिक काल का सुन लीजिए बहुत, वैदिक काल में हम एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मानव जो थे वो राइटिंग जानते थे कि नहीं जानते थे, खाली इतने बताइए हमको। बताइए। एक मिनट को फोन आ रहा था, तब सोच के बताइए, तब तक आ रहा है। हाँ कुछ बताइए। सॉरी इंटरफेयर के लिए फोन आ गया, कोई बात नहीं। तो बताइए मानव के वैदिक काल में मानव क्या जानते थे, लिखना जानते थे? उस समय का आदमी हाँ जानते होंगे तभी तो लिखा हुआ मिल रहा है, बात कहना सही है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि नहीं जानते थे। लेखन कला भारत में कब शुरुआत हुआ बताएंगे जस्ट इसके बाद। 6ठी शताब्दी से चालू होता है लेखन कला भारत में, लिखना लोग जानते हैं, है ना। आने महावीर और बौद्ध काल से चालू होता है। वैदिक काल में लिखना नहीं जानते, तो फिर क्या लिखा हुआ कैसे आ गया सर? बता रहे हैं। वैदिक काल में गप नहीं, एक पेज इसका दीजिए, ऐड करते हैं थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा हम यहां पर लेते हैं। वैदिक काल में जो मानव थे वो लिखना नहीं जानते थे, याद, राइटिंग उनके पास नहीं था। तो बोले क्या कर रहे थे बैठ के, है ना, पढ़ रहे थे, सही बोल रहे, पढ़ रहे। उसमें गुरु आश्रम, गुरु होता था, गुरु आश्रम, क्या समझ रहे हैं? गुरु आश्रम में गुरु पढ़ाते थे एक पेड़ के नीचे बैठ के, और 20, 50, 60 जो भी है जितना कैपेसिटी है गुरु का, है ना, जैसा जैसा कोचिंग चल रहा, किसी में 5 लाख, किसी में 20, किसी में 1000, है ना। तो उसी तरह से सब गुरु चेला बैठ के नीचे सुनते थे, केवल क्या करते थे? सुनते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नींद आता था चलिए आया होगा, एकदम आया होगा, वही कारण और दिक्कत भी हुआ बाद में। गुरु चिल्लाते थे और उसी को लोग पहाड़ा, जैसे आप देखते हैं, आप बच्चे क्लास में जब गिनती होता है लास्ट में 3 बजे के बाद, एक 2 याद आ रहा है, अब फिर उल्टा चलते थे, 99, 100, 99, 98, 97, 95, 96 उल्टा चलते थे, याद है? तो वही चीज वहां होता था। गुरु खूब मंत्र, गुरु क्या पढ़ते थे? मंत्र। अब बच्चा उस मंत्र को दोहराता था, जिसको जितना कैपेसिटी है वो याद कर लेता था, है ना, वही तेज बनता था। बाद में गुरुजी मरे, उसके जगह पर वही गुरु बन जाता था। जो तेज स्टूडेंट था वही उनके जगह पर गुरु बनता था। तो ये सुनकर, यानी सुनकर लिखा गया शायद, इसलिए इसको कहा जाता है वेद को श्रुति साहित्य। एक वर्ड है श्रुति साहित्य, यानी कि ये जो वैदिक काल है, इस काल में क्या क्या घटना घटा वो सब मंत्र में रखा हुआ है। क्या चीज में लिखा हुआ है?
मंत्र में। ये मंत्र सुन सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से आगे तक गया और बाद में गुप्त काल में इसको लिखा गया, वेद के रूप में दिया गया, बाद में किताब के रूप में लिखा गया गुप्त काल में। तो लिखा गया गुप्त काल, लेकिन किस समय का चीज लिखा जा रहा है? वैदिक काल के। तो वैदिक काल में क्या क्या घटना घटा, क्या सामाजिक था, क्या आर्थिक था, क्या धार्मिक था, क्या कैसे उच्चारण होता था, कैसे धर्म होता था, कैसे क्या क्या जो भी सब मंत्र के से चलता था। तो मंत्र लिखा गया, मंत्र तो शुरू से चल रहा है। तो कह रहे हैं कि मंत्र शुरू से है, लेकिन लिखा हुआ चीज किसका मिल रहा है? गुप्त काल में, बाद में लिखा, गुप्त काल के आसपास लिखा जाता है। अरे ये भी हमारे गुप्त काल में लिखा गया। तो वेद को लिखा गया बाद में, सॉरी तो मिट गया तो वेद को लिखा गया बाद में। तो किसको क्या कहा गया? श्रुति, क्योंकि सुन सुन के आगे गया ना, यही सुन सुन के जाने के कारण इसको कहा गया कि इसमें तो भाई इसका लिए स्रोत केवल केवल क्या है? साहित्यिक ही है ना, भले लिखा गया बाद में। तो वैदिक में याद रखिएगा कि वैदिक का इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि वैदिक काल के अध्ययन के लिए केवल केवल मेरे पास क्या है? साहित्यिक स्रोत, वही 4 वेद, वही उपनिषद बोलिए, वही ब्राह्मण बोलिए, है ना, पुराण बोलिए, जो भी बोलिए, यानी कि वैदिक काल में हमको यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके काल का आदमी को कोई लिखना पढ़ना नहीं आता, खाली बोलना आता था, पढ़ना भी नहीं। पढ़ना बोलना अंतर है। आप पढ़ेंगे नहीं सीटेट में? हाँ, LSRW याद आ रहा है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW ये है स्पीकिंग बोलना, और ये है रीडिंग पढ़ना। पढ़ने के लिए कुछ चाहिए मेरे सामने, बोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए। हम बोल रहे हैं, है ना, बोलने, तो यहाँ बोलने के लिए पूरा बोल रहा था गुरुजी, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा था। बाद में ये सब लिखित बद्ध हुआ, तब जाकर लिखा। और स्रोत किसका बन गया? ये वैदिक साहित्य। इसलिए वैदिक काल को रखा गया डेटिंग के हिसाब से प्रोटो हिस्टोरी में, लेकिन अपवाद के रूप में, जो लिख दिया ऑलरेडी अपवाद है। तो कोई पूछेगा कि वैदिक काल किस काल में रखा गया है? प्रोटो काल में, ठीक है, लेकिन अपवाद में, याद रखिएगा। चलिए तीसरा, जिसमें मानव लिखना भी जानता था और उसके पढ़े हुए चीज को हम आज पढ़ ही ले रहे हैं, लिखे हुए चीज को। तो यह है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। जिस काल में मानव लिखना जानता था, अब वर्तमान मानव उसे लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गया। जो भी, चाहे चाहे ब्राह्मी हो, चाहे खरोष्टी हो, चाहे अरमाइक हो, है ना, अलग अलग है गए। इस काल के अध्ययन के लिए तो दोनों हो जाएगा, पुरातात्विक हो और साहित्यिक। तो पूछेगा वह कौन सा कालखंड है जिसमें साक्ष्य दोनों मिलता है, पुरातात्विक और साहित्यिक। और इस काल में ये गलत लिखा गया, इस काल में केवल पत्थर के बने नहीं, ये मिटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ये लाइनें कैंसिल हो जाएगा, इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ तक साक्ष्य दोनों मिल रहा है ना। अभी का 620 कहाँ तक जाएगा? 1900, ये गलत है, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस काल में साहित्य मिलेगा और पुरातात्विक मिलेगा। और 600 BC से 600 BC का मतलब याद रखिएगा, महाजनपद, क्या वर्ड है? महाजनपद से शुरू होता है। महाजनपद का मतलब बुध, याद रखिएगा, बुध या महावीर या मगध का उत्थान जो पढ़ेंगे वहां से शुरू होगा, और 1947। तो कोई पूछेगा भारत में सुनिए ध्यान से, भारत में लेखन कला कब से आया? लिखने की कला कब से आया? 600 BC, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। या तो बोल सकते हैं महाजनपद काल से। महाजनपद क्या है बताएंगे बाद में, महाजनपद काल से। पहले यहां तक देखिए, अभी तक क्लासिफिकेशन केवल चल रहे हैं, है ना। हाँ बोलिए बाबू, हम क्या बोले? रामायण और महाभारत 2 चीज विवादित चीज है, फिर विवादित चीज मत चलिए। अभी तो लोग कह रहा है कि है कि ऐसा चाहिए नहीं है, है ना। रामायण महाभारत कौन लिखा पता नहीं चला, अभी सब पता है। ऐसे वेद व्यास पढ़ दीजिए, वाल्मीकि पढ़, बोलना अलग चीज है ना, लेकिन रिसर्च का चीज है ना। चलिए, जो इतिहास में वही चीज पढ़ेगा जिसका साक्ष्य। पहले इतना इतिहास पढ़ क्या, इतिहास उसी का अध्ययन करता है जिसमें साक्ष्य मिलता है। क्या बिना साक्ष्य के आधार पर इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते? तो अभी आप महाभारत रामायण में कुछ साक्ष्य मिलता है, लेकिन पूर्ण से अभी मान्य नहीं है, उसको मान्य नहीं माना गया। अभी मान जाता तो आपका सिलेबस में आ जाता, है ना। चलिए आगे, अब एक क्वेश्चन दिए कि भारत में लेखन कला कब से? 600 BC से। 600 BC से या तो महाजनपद काल से बोलिए। एक चीज, लेखन कला जब आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कोई पूछेगा अभिलेख कब से मिलना शुरू होगा? कॉमन सेंस का चीज है।
हम आपको बोल रहे हैं कि लेखन कला 600 BC से, हम बोल रहे हैं कि अभिलेख कब से मिला हुआ, और अभिलेख का डेटिंग करेंगे तो बहुत से बहुत ज्यादा, कितना पुराना जाएगा, 600 BC। अभिलेख का मतलब ही होता है पत्थर पर लिखा हुआ, ताम्र पर लिखा हुआ, कहीं चीज पर लिखा हुआ चीज जब आएगा तो कब आएगा, 600 BC। यानी कि हड़प्पा में अभिलेख नहीं मिलेगा, मिलेगा अभी उसको पढ़ने में कामयाब अभी एक जगह है, धौलावीर एक जगह जहां कहता है सीधा पत्थर पर कुछ लिखा हुआ लिपि है, लेकिन पढ़ने में कामयाब अभी, तो उसको अभिलेख पूर्ण रूप से माना नहीं गया है। अभिलेख माना गया लेकिन उतना नहीं माना गया, लेकिन अभिलेख की शुरुआत कब से मानेंगे फिर हम, 600 BC। तो ये उसी तरह सिक्का, देखिए हम एक एक क्वेश्चन से कहां से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। सिक्का है तो 1 रुपया 2 रुपया कुछ तो लिखा रहेगा, आना चाना माना, पहले आना चलता था ना, 1 आना 2 आना, है ना, तो या तो पहले वो भी नहीं तो एक पहले स्टाम्प मारते थे, कोई भी सिक्का था उस पर एक स्टाम्प लगता था, क्योंकि पंच, इसको पंच मारते थे इसलिए इसको कहते थे पंच मार्क सिक्का, नाम सुने होंगे आप लोग। आहत सिक्का पहले सबसे प्राचीन सिक्का बोला गया, पंच मार्क सिक्का अंग्रेजी वर्ड है, और हिंदी में आहत सिक्का, उस पर ठप्पा लगाया जाता था या ठप्पा युक्त सिक्का। तो ये भी कब से मिलेगा, यानी कि लेखन कला से रिलेटेड देखिए 2-3 क्वेश्चन निकल गया, अभिलेख वाला मिल गया और सिक्का का मिल गया, कि सिक्का का भी शुरुआत कब से भारत में हुआ होगा, 600 BC से। अभिलेख का भी शुरुआत कब से हुआ होगा, 600 BC से, और लेखन कला का भी। तो ये एक कंसेप्ट हुआ जिसके आधार पर आप क्वेश्चन आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल, इसके पहले चले गए प्रोटो, और इसके पहले चले गए प्री हिस्ट्री। चलिए ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट अब आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने देश का नामकरण कैसे कैसे हुआ है। इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, आर्यवर्त भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, बहुत नाम हमारा देश का है। आखिर कौन लोग ने क्या क्या नाम दिया, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, पहला टॉपिक देखिए मिल जाएगा। अब बहुत सिंपल जो कि ऑलरेडी आप लोग पहले से जानते हैं। भारत एक दुष्यंत और रानी शकुंतला का पुत्र था, पहले कहानी पढ़े होंगे, है ना। एक राजा थे, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला, उसके पुत्र का नाम भरत था। ये बहुत बड़ा शक्तिशाली बाद में राजा बनता है, उसके नाम पर क्या बना, भारत। ये पहला चीज, ये पहले सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक और भरत थे, ये जैन के धर्म के प्रवर्तक के पुत्र थे। आप सुने होंगे प्रथम ऋषभ देव चाहे आदिनाथ, नाम सुने होंगे, है ना। उसका बड़े पुत्र का नाम भरत था, वो भी बाद में बहुत बड़ा राजा बनते हैं या जो भी है, उसके नाम पर भी। ये जैन धर्म के हिसाब, देखिए ये जैन साहित्य के हिसाब से, ये पुराण या कोई कथा के अनुसार से, है ना, पुराण में भी चर्चा किया गया है, और ये जैन साहित्य। तो जैन साहित्य से पूछेगा तो किसके आधार पर, ऋषभ देव के पुत्र के आधार पर, और पुराण के साथ पूछेगा तो दुष्यंत और रानी शकुंतला के आधार पर। तो भारत यानी इंडिया जिसको आज बोल रहे हैं, उसका भारत नामकरण 2 तरीके से हुआ, शकुंतला और दुष्यंत के नाम, पुत्र के नाम पर, और एक है ऋषभ देव आदि। इसको चाहे नोट कर सकते हैं, कर लीजिए, ये आपके पास जाएगा पीडीएफ वाला चाहिए, लेकिन नोट करिए, आजाद चलेगा। भारत पहला दुष्यंत और शकुंतला, और दूसरा जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव भरत, उसके पुत्र के नाम पर। आदिनाथ पहला, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में एक ऋग्वेद है, ऋग्वेद है पता है, वेद है, उसके 7वें मंडल में एक 10 राजाओं के साथ युद्ध किया गया था, है ना, की चर्चा की गई। उसमें सुदास और संवरण के बीच में एक राजा, ये भी राजा है और ये भी राजा है। और ये सुदास जो था, भरत एक जन था, भरत मतलब एक कबीला होता है ना, उसमें कबीला था, उसका हेड था। और जगत ने, जगह कहाँ लड़ाई हुआ जगह है ना, परुसी नदी, जो रावी नदी को पुराना नाम है, रीवा नहीं रावी, सॉरी गलत, चलिए टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं है। रावी नदी जो हड़प्पा नदी, हड़प्पा इसी के नदी किनारे बसा हुआ है, उसका वैदिक नाम में क्या है, परुष्णी, याद रखिएगा, परुष्णी नदी। तो परुष्णी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया, कौन, भरत के राजा कौन, सुदास, और एक संवरण राजा थे, है ना, और दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया, जिसमें जीतता है कौन, देखिए आपके सामने, भरत बनाम 10 कबीला। भरत ये अकेला कबीला, ये क्या है, एक कबीला है। ये कबीला मतलब समझते हैं, छोटा सा 50-60 आदमी का समूह को बोलते हैं, छोटा सा गांव, छोटा गांव, है ना। देखिए होता क्या है, जन मतलब छोटा गांव, छोटा कबीला, छोटा कबीला। जन से बनेगा जनपद, क्या बनेगा, जनपद, और जनपद से मिलकर बनेगा महाजनपद, और महाजनपद से मिलेगा राज्य या देश, जो है ना। जन कई हो सकता है, हजारों 50 जो भी हो, जन, तो जन मतलब छोटा, यहां पर जन मतलब लेबर नहीं,
जन बोलते जन ले आओ 5 को खोज के, वो जब भी नहीं हो सकता। ये कबीला का नाम है, इसमें 50-60 आदमी का समूह होगा। जनपद यह भी जाएगा उत्तर प्रदेश, जिला को बोला जाता है। जनपद से बोलता है जिला लेवल पर, महाजनपद थोड़ा सा राज्य के आधार पर हो जाता है ना, राज्य लेवल पर, और उससे देश कंट्री बन जाएगा फिर आपका। तो जन छोटा कबीला, तो भारत क्या है? एक जन। ये जन जो आता है ऋग्वेद में, किसमें आता है? ऋग्वेद में, है ना। जनपद आएगा उत्तर वैदिक में, क्या आएगा? पढ़ाएंगे डिटेल से तो समझ में अभी आएगा, उत्तर वैदिक में आता है। अब महाजनपद उसके बाद है ही है 6ठी शताब्दी में। तो इस भरत का राजा कौन? सुदास। उसका पुरोहित कौन? वशिष्ठ। और जीता कौन है? विजय घोषित होता है सुदास ही। इधर राजा कौन? संवरण। इसका विश्वामित्र नाम सुने होंगे, फेमस है ना। ये भी इसका पुरोहित। पुरोहित मतलब इसका कह सकते हैं मंत्री कहिए या जो भी कहिए, हेड सलाहकार, है ना। पुरोहित मतलब यहाँ पंडित जी नहीं समझिएगा, है ना। चलिए, तो वशिष्ठ यानी इसका मेन हेड कहिए। और राजा जीता कौन? सुदास। अब भरत नाम था, इसलिए भारत नाम ऋग्वेद में वर्णित भरत कबीला के आधार पर दिया गया। तो भारत का 3 नाम, एक हुआ राजा दुष्यंत और शकुंतला के आधार पर, दूसरा हुआ आदिनाथ के पुत्र के नाम पर, और तीसरा हो गया भरत जन के आधार पर, जो सुदास का इसका हेड था। तो क्वेश्चन यहां से वैदिक से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो दासरथ युद्ध हुआ किसके किसके बीच लड़ा गया युद्ध? सुदास और संवरण के बीच में। इसमें सुदास का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ। इसमें किसने जीता? सुदास ने। क्वेश्चन ये आता है किस नदी किनारे युद्ध हुआ? परुष नदी। तो क्वेश्चन यहां से 5-6 को पूछता है। किस वेद में वर्णित है? 3रे मंडल में। क्वेश्चन था पिछले ना 7वें मंडल में, 7वें मंडल में। तो मंडल 10, टोटल मंडल कितना था ये हम आएंगे डिटेल में बाद में। 10 मंडल है टोटल, उसमें 7वें मंडल की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए 7 में लिखा है, यहाँ लिखा हुआ भी था, है ना। मेंडल, मंडल, मेंडल नहीं मंडल नहीं तो हो जाएगा आपका जेनेटिक्स वाला मेंडल साहब आ जाएंगे। चलिए 7वें मंडल। चलिए दास राग युद्ध की, ये इंपॉर्टेंट, दास राग युद्ध की चर्चा। तो भारत का नाम 3 कारण से पड़ा, तीनों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। राजा दुष्यंत, राजा शकुंतला, रानी शकुंतला, और उसके बाद ये। अब आते हैं चौथा, इंडिया वाला आते हैं, पकड़ते हैं। इंडिया नाम क्यों पड़ा? यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा। क्या कहा? सिंधु नदी जो है इसको इंडस रिवर कहा जाएगा, है ना। सिंधु को इंडस कहा, और सिंधु नदी का जो पूर्वी क्षेत्र था उसको इंदोस या इंडोस कहा गया। बाद में इस क्षेत्र को इंडिया नाम दे दिया गया। लेकिन इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है ईरानी। इसीलिए क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है कि इंडिया शब्द पहली बार किसने दिया, ईरानी की यूनानी? यहां ईरानी है आंसर, लेकिन ईरानी चॉइस नहीं रहेगा तभी आप यूनानी देंगे। लेकिन पूछेगा इंडस शब्द किसने दिया, तब फिर यूनानी। तो बड़ा यूनानी में कंफ्यूजन हो, इसलिए आप याद रखिए दोनों जल्दी कभी चांस चॉइस देता है, लेकिन फिर भी देता भी है। तो इंडस पूछेगा तो कौन, यूनानी, लेकिन इंडिया शब्द पूछेगा तो ईरानी। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ईरानी को ही फारसी भी बोलते हैं। इसने सिंधु नदी को हिंदू बोला, ध्यान से क्या बोला, स को ह उच्चारण करते थे लोग, है ना, और हिंदू पकड़ते थे। और सिंधु नदी के जो पार के क्षेत्र को कहा गया, हिंदू शब्द लाया गया, और यही चीज बाद में क्या बन गया, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, है ना। तो हिंदुस्तान शब्द किसके द्वारा, ईरानी के द्वारा। क्योंकि सिंधु क्या बोलते थे, हिंदू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कीजिए। तो यूनानी ने क्या, सिंधु नदी को इंडस बोला, इसीलिए सिंधु सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलता है, इसी से वर्ड से आया है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके क्षेत्र को क्या कहा गया, इंडोस या इंडोस, जो भी है, दोनों वर्ड लिख दिए हैं। अब बाद में इसको इंडिया नाम करने लगा, लेकिन इंडिया शब्द पूछेगा तो हकमनी ईरानी के नाम पर आ जाएगा। चलिए ठीक है, जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से होता है। कहीं कहीं होता है ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक हो जाता है, वही दिक्कत नहीं होना चाहिए। ईरानी ने क्या किया, सिंधु को हिंदू पकड़ने लगा। अब बाद में वहां क्षेत्र के लिए हिंदू का प्रयोग किया, बाद में इसी को क्या किया, हिंदुस्तान शब्द आया। और अरबवासी, अब देखिए अरबवासियों ने हिंदू को नाम पर ही क्या, अब देखिए अब हिंदुस्तान शब्द किसने दिया, अब उल्टा हो गया फिर क्वेश्चन। हिंदू कोई और बोला, पहले सिंधु को हिंदू बोला, कौन, ईरानी ने। अब फिर हिंदू भी बोला उसी ने, लेकिन हिंदुस्तान शब्द किसने लाया। अब देखो क्वेश्चन कितना 3-4 ऐसा क्वेश्चन है, और हिंदुस्तान शब्द पूछेगा तब अरबवासी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिए, है ना। इसलिए हम एक क्वेश्चन कोशिश किए, ये खाली हिंदू होगा, ये कैंसिल कर दीजिएगा, खाली हिंदू।
यानी हिंदुस्तान का ही पुराना नाम हिंदुक था, हिंदुक को ही बाद में हिंदुस्तान किया अरबवासी ने। ये तो वह अरब के और ईरानी के नाम पर। अब चीन यात्री भी भारत का नाम बताते हैं। वेनसांग आए थे भारत में किसके काल में? हर्षवर्धन काल में, याद है ना? वेनसांग। इन तू को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन तू को, ये चाइनीज नाम है, थोड़ा सा लगेगा ही उल्टा पुल्टा, है ना? इन तू को। और भी चीन यात्री, उनका नाम उतना फेमस नहीं है, लेकिन याद रखिए सीन तू को जो भी रहेगा उससे मुझे चाइनीज रहेगा, है ना? और अन है तिएनचो, नाम लग रहा तिएनचो, है ना? और ये 3 नाम आया चाइनीज के द्वारा, जिसमें एक फेमस है वेनसांग, फेमस इनका नामकरण कर दिए। तो वेनसांग ने इन तू को, अन्य चीन यात्री ने सीन तू को, और अन्य चीन यात्री तिएनचू। तो 3 नाम आया, इन तू को, सीन तू को और सीएनचू को, तिएनचू को। और एक हमारे योगदेव पतंजलि जी, रामदेव बाबा के है ना, इसने भी अपना नाम दिया था आर्यावर्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्यावर्त किसने वर्ड यूज किया भारत के लिए? पतंजलि। यहां पे चाहे लिख सकते हैं पतंजलि। पतंजलि योगपीठ उन्हीं के नाम पर करण किया गया है ना? बहुत बड़े लेखक भी हैं और योग के ज्ञाता भी हैं। तो आर्यावर्त। तो हिंदुस्तान किसने दिया? बहुत अच्छा से इसको समझिएगा। इंडिया किसने कहा और भारत किसने कहा? अब है चाइनीज को छोड़कर, चाइनीज लोग एक आध को पूछ सकता है, खाली वेनसांग वाला, और पतंजलि ने आर्यावर्त। और आगे बौद्ध के हिसाब से, बौद्ध और जैन। जैन में तो एक और बताया था भारत, याद आ रहा है? आदिनाथ वाला, ठीक है। ये जम्बूद्वीप भी इसी का भारत का ही नाम है, जम्बूद्वीप भी कहा गया भारत को, है ना? जम्बूद्वीप में कहा गया कि अगर बीच में जम्बूद्वीप है ये वाला पार्ट, तो इसके जो साउथ में हो, देखिए दक्षिण भाग में क्या लिखा है ना? वह जिसका उत्तर में साइबेरिया, लिखिए साइबेरिया लिखा हुआ भी है, हम लिख देते हैं खाली मैप की तरह। पश्चिम में बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया वायरस नहीं है ना? और पूरब में चीन, और नीचे में हिंद महासागर है, ये मालूम है सबको, हिंद महासागर। और बीच वाला पार्ट है पामीर तिब्बत, पामीर तिब्बत। और इस क्षेत्र को माना गया है जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप का याद रखिए, जम्बूद्वीप बौद्ध एवं जैन साहित्य के हिसाब से रखा गया है, चर्चा किया गया है ना? जम्बूद्वीप वह क्षेत्र है जिसके उत्तर में साइबेरिया, पश्चिम बैक्टीरिया, पूरब में चीन और दक्षिण में हिंद महासागर तथा बीच में पामीर तिब्बत। ये अपना स्टेटमेंट ही है, आपको दे दिया गया है, इसको थोड़ा रटिए या समझिए जो भी है, इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। चलिए, तो जम्बूद्वीप भी भारत का नाम है। अब आते हैं कालखंड। अभी तक हम कहे जो भी स्रोत मिलता है उसका डेटिंग कैसे करते हैं? डेटिंग कैसे करेंगे और उसका काल कैसे निकालेंगे? सबसे फेमस विधि आपके बुक में भी है, ये है ना, रेडियो कार्बन विधि या C14 विधि। थोड़ा सा केमिस्ट्री के अगर विद्यार्थियों को पता हुआ C14 क्या होता है, ये आइसोटोप होता है। समस्थानिक नाम सुने होंगे हिंदी में, है ना? आइसोटोप, जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर डिफरेंट हो। याद है? समझ में आ रहा है एटॉमिक नंबर क्या होता है? चलिए, नहीं आता था, अभी समझा भी देते हैं इस विधि को। इस विधि से मनुष्य एवं जानवरों के हड्डियों एवं पेड़ पौधे के अवशेषों को कालखंड करते हैं। याद रखिएगा, इससे मनुष्य और जानवर को और पेड़ पौधे का भी अवशेषों का कालखंड। C14 का जो हाफ लाइफ पीरियड माना गया है 57-30, लगभग मानते हैं हम लोग 5500। और इस विधि द्वारा अधिकतम 40,000 वर्ष पुराना अवशेष तक जा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम कितना होगा? 40,000 तक ही निकाल पाएंगे। अगर किसी का 70,000 80,000 निकालना रहेगा तो दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। यानी कार्बन विधि का भी एक लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा नीचे हम नहीं जा सकते। अब रहा कि इसका खोज किसने किया था? F. लीवी, देखिए नाम होगा बिलियर्ड F. लीवी। क्वेश्चन आता है कार्बन C14 का खोज किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, है ना? बिलियर्ड F. लीवी। देखिए, कुछ वैज्ञानिकों से 70,000 दिया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये को मान्य नहीं गया। मेनली आपका 40 तक रहता है, लेकिन लिख दिया है, लिखे अपवाद में निकाला गया है। कुछ वैज्ञानिक ने हम 70 तक निकाल लिए हैं, लेकिन माना नहीं गया है, एक्सेप्टेड नहीं है।
थोड़ा सा इसको हम लेते हैं हल्का सा 5 मिनट इसका अलग से। क्या लिखे? C6 12 और C6 14, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। किसे कहते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व हिंदी में आइए जनरल है, जनरल एलिमेंट है। ये क्या है? इससे अल्फा बीटा और गामा रे निकलती है, पता है? रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? विखंडित होते रहता है, टूटते रहता है, उसका जो वजन है धीरे धीरे कमते जाता है और एक साल कुछ समय के बाद पूरा नील भी हो जाता है। तो C6 और 14 और C12 ये दोनों क्या है? आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। कैसे हम निकालेंगे? थोड़ा सा आपको हल्का सा एक बता देते हैं कैसे निकालते हैं। कोई भी हमको मानते हैं कि यहाँ खुदाई हुआ और कुछ मिल गया, मानव का कंकाल का कोई अवशेष, डस्टर का आदत तो हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, अभी इसको लिखते हैं बाद में। फिर हम भी कैसे हम पता करेंगे कि इतना साल पुराना है? हम आपको एक एग्जाम्पल देकर तो समझा देते हैं, आप खुद कर सकते हैं कि लैब में क्या था। उतना आसान भी नहीं है जितना आसान सोच रहे हैं, लेकिन लैब में जाकर कर सकते हैं तुरंत। वहाँ मशीन उशीन लगा रहता है सब कुछ। देखिए C12 और C14 का पहले कहानी समझ लीजिए क्या है ये। हम लोग कोई भी चीज, CO2 में भी क्या है? कार्बन है, है ना। और C6H12 6H12O6 स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये भी क्या है? कार्बन है। यानी कार्बन सब जगह है, यानी हमारा शरीर पूरा कार्बन से ही बना हुआ है। अब रहा कि जब हम सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसमें दोनों जाता है, ये भी जाता और ये भी जाता। बड़ा ध्यान सुनिएगा, इसका भी समानता, दोनों का जो मात्रा है समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अगर ये 10 ग्राम है तो ये भी 10 ग्राम। मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब तक जीवित है, सुनिए ध्यान से, जब तक हम जीवित हैं तब तक दोनों की मात्रा हमारे शरीर में क्या रहेगा? समान है। जैसे हम मर जाएंगे, हम नहीं मरे, भगवान करे, है ना। जैसे यदि हम मरे तो इसकी मात्रा घटने लगेगी। क्या होगा? घटने लगेगी। जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसकी मात्रा क्या होगा? घटने लगेगी। और इसकी मात्रा 10 ग्राम रहेगा। हम एग्जाम्पल से समझाते, बहुत जल्दी आप समझ में आ जाएगा। इसकी मात्रा घट गया और इसकी मात्रा, तब मानते कि डेथ हुआ यहाँ नीचे आकर, और जब डेथ मिला तो ये क्या मिलेगा हमको? हड्डी मिलेगा ना, मेरा मांस तो मिलेगा नहीं। जो हमारा आर्कियोलॉजिस्ट होगा, जो प्रत्नतत्व, जो इतिहासकार हो, उसको क्या मिलेगा? हड्डी मेरा मरा। वो हड्डी को ले गए लैब में और वहाँ गए, हड्डी में पहले क्या C14 जरा पता करो इसमें कितना है। उनको मिला, मान लेते हैं 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, है ना, कम हो जा रहा है। 10 ग्राम करते हैं। कितना? 10 है ना, 5 ग्राम करते हैं। कितना करते हैं? 5 ग्राम। एक मिनट, कितना है? 5 ग्राम मिल गया। ये घटते घटते 10 ग्राम से कितना रहा? घटते घटते 5 ग्राम आया। ये कितना मिलेगा? ये तो ही रहेगा जी, 6 12 10 ग्राम। तो जो वैज्ञानिक है, तो ध्यान सुनिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाते हैं। ये जो वैज्ञानिक है, उनको जब हड्डी मिला तो उसमें ये देखा गया, क्या रे, इसमें देखा गया कि ये 10 ग्राम, आई 5 ग्राम। इसका मतलब है कि जब ये जीवित था तो इसमें C14 कितना होगा? 10 ग्राम ना होगा। जब जीवित था कितना होगा? और जैसे ही मरा होगा तो घटना चालू हो गया होगा ये। और इसको कहता है घटने में, इसको आधा होने में समय निकाला हुआ। अभी दिखाया 5500 साल। देखिए कॉपी पिछला, अभी जस्ट बैक जाते हैं और बैक थोड़ा सा। अभी मैंने कहा 5370 बच जाता है आधा होने में। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या हुआ? जितना अमाउंट है उसका आधा होने का समय। अर्ध जीवन काल, C14 का अर्ध जीवन काल, उस अमाउंट को आधा होने में कितना समय लगता है? संता। हम लगभग एवरेज मांगते हैं, याद करने में 5500 मान लेते हैं, ठीक है। आने की कहने का मतलब, ये कहां से निकलेगा? बैठ जाए, ये जो लिखे थे कहां लिखे?
अब ये आधा होने में कितना लग गया था? 5500 लग गया ना। यानी 10 ग्राम यहाँ भी था और यहाँ 5 ग्राम, ये तो 10 ग्राम है, इसका मतलब कि 10 ग्राम से पता कि आधा ग्राम होगा। यानी कि हमारा उम्र की, हमारा जो डेथ का जो हड्डी का जो डेटी निकाला है, कितना साल निकल जाएगा पीछे का? 5500 साल। यानी कि हम 5500 साल पहले जीवित थे। ये डेटी निकल गया ना C14 से, एक मिनट में कुछ नहीं किए, खाली आधा होने का। अगर और आधा होगा तो कितना होगा? फिर और बढ़ेगा। इसको और आधा कीजिए, कितना है? इसको दुगना कर दीजिए, कितना होगा? 5 दूनी 10 और 111, इतना जाएगा, 11,000 हो जाएगा ना। यानी कि अगर 2.5 ग्राम मिलता तो कितना होता? 11,000 पुराना सामान मिल जाता। यानी कि ये जो पूरा शेष मिला, कितना पुराना मिला? 11,000। अगर 2.5 ग्राम मिलता तो, अब 5 ग्राम मिलता तो 55 साल। इस आधार पर हम क्या करते हैं, C14 से किसी भी पूरा अवशेष के जिसमें कार्बन हो, याद रखिए इसके लिए कंडीशन है कि कार्बन होना जरूरी है, बिना कार्बन के नहीं कुछ कर सकते हैं। कार्बन है तो उसका आयु निकालने में बहुत हेल्प करती है, लेकिन इसका भी लिमिटेशन है। मैक्सिमम कितना तक जाएंगे? 40,000 वर्ष पुराना तक। यहां तक किसी को दिक्कत है ना? तो C14 और 12 और 14 के आधार पर, चूंकि इससे से पता चल जाता है ये दोनों समान होगा। ये तो रह जाएगा 10 ग्राम, ये दिखाएगा 2.5 ग्राम या 5 ग्राम, तो इससे आधार निकालेंगे कितना कम गया, है ना। और हाफ लाइफ पीरियड, जिसका अर्ध जीवन काल कितना होता है? 5500 या 5730 जो बताए उसके आधार पर, और उसके आधार पर करेंगे हम डेटिंग निकाल लेंगे। चलिए, ये हुआ C14 मेथड। इसको उतारना चाहे उतार लीजिए सब कॉपी में, ये चाहे उतार लें थोड़ा सा समझने के लिए। इस C12 C14 से कैसे हम निकाले। चलिए आगे उसको जल्दी उतारिए, दही से कहीं मिलेगा नहीं, ये PDF नहीं जाएगा। ये भी चल जाएगा, अच्छा जाने दीजिए, तब तो अच्छी बात है, हमको लगा नहीं जाएगा। चलिए 30,000 तो बताया अधिकतम, आ गया ये दूसरा बैग आ गया। आइए पोटेशियम आर्गन मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। K से पोटेशियम, A से Ar से आर्गन। इस विधि में ज्वालामुखी के, जहां ज्वालामुखी, जैसे मान लेते कि कोई पहाड़ी इलाका है, वहां बहुत लोग रह रहे हैं, वहां ज्वालामुखी हमेशा निकलता है, वहां के अवशेष को अगर निकालना रहता है तो पोटेशियम आर्गन, चूंकि राख के आधार पर, उसका राख का रिसर्च किया जाता है। राख में भी तो कार्बन होगा ही, कार्बन वहां भी होगा। और प्राचीनतम अवशेष के काल का निर्धारण इसमें ज्यादा जाता है। इसमें देखिए मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें मैक्सिमम ज्यादा होगा। इसकी खोज करता पहले लोग लीजिए बाइजेस्कर, उसका कौन था? F. लीवी। इसका कौन है? CFB बाइजेस्कर। 30,000 से, उसमें था 40,000 तक था मैक्सिमम ना, इसमें 30,000 से ज्यादा। कहां तक जाएंगे? अधिकतम 30 करोड़ तक। बहुत अच्छा। सबसे तो क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक पुराना पूर्वावशेष का आयु निकालने के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा है? पोटेशियम आर्गन मेथड। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है सबसे अधिक आयु के लिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम आर्गन मेथड। खोज करता कौन? CFB बाइजेस्कर। आइए डेंड्रोक्रोलॉजी, वृक्षावली, जो ट्री का जो आप तना जो देखते हैं, ऐसे रहता है ना ट्री, जब इसको कटिंग करते हैं आराम मशीन में देखते हैं, कटता है ना, इसमें ढेर सारा गोल गोल रहता है ना, है ना। तो उसको काउंटिंग का आधार पर, यानी 1 वर्ष में 1 रिंग बनता है, 1 वर्ष में 1 रिंग बनेगा, याद रखिएगा। और उसको काउंटिंग किया जाता है रिसर्च करके, तो उसको बोलते हैं वृक्ष वलय विधि। इससे कहता है मेनली रूप से वृक्ष का आयु ज्ञात की जाती है ना। और इसका खोज कौन किया? डॉगलस साहब। यही डॉगलस ने वृक्ष वलय को दिए। एक और है मृदभांड वाला, वो भी ताप वाला देख लेते हैं। इससे लगभग 2 से 3 ज्यादा नहीं, इससे मात्र डेंड्रोक्रोलॉजी का लिमिट है 2 से 3,000 वर्ष तक का ही डेटिंग निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट, ताप संदीप्ति विधि या उष्मा दीप्ति, ये स्पेशली मृदभांड के लिए है। मिट्टी के बर्तन लिख लीजिए, पॉटरीज को बोलते हैं, पॉटरी। पॉटरी मिट्टी के बने हुए भांड, वो भी पके हुए मिट्टी का ज्यादा मांगे, एक कच्चा मिट्टी का भी बनता और पका हो। तो पका हुआ लगे, ताप मतलब टेम्परेचर अच्छा चाहिए इसमें, है ना, उसका इन्फ्लुएंस से निकाला जाता है। तो ताप, तो ताप विधि, इसको भी कुछ है। इसका खोज कौन किया था? डेनियल साहब ने। खाली टाइटल याद रखिए डेनियल, तो पूरा नाम याद रहेगा नहीं कभी। डेनियल, डगलस, इस तरह से याद रखिएगा, लीवी, तो याद रह जाएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़े। डेनियल साहब ने किया ताप संदीप्ति। क्या चीज खोज करेंगे? ताप संदीप्ति से मृदभांड की आयु। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन का। चलिए और कौन? हाँ हो गया। आइए फिर तिथि, ये वही BC वाला, ये तो आपको सबको पता है। पूरे विश्व में मान रूप में ईसाई धर्म के प्रवर्तक
कि मसीह के जन्म तिथि से काउंटिंग क्या था पता है? बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, या बीसी बिफोर कॉमन इरा। अगर कोई लिखता है 500 बीसी, मतलब अगर आज से जोड़ने कितना हो जाएगा? 2023 आज है ना जी, अब प्लस 500 जुड़ जाएगा, नहीं तब ना अब पुराना हो जाएगा। और बीसी तो बीच में आ गया 0, और उसके पहले के इधर, तो 2023 प्लस 500 कितना हो जाएगा? जोड़िए, 2523 हो जाएगा, होगा ना? 2023 है ना जी, चाहे 2523, और इतना वर्ष पुराना हो जाएगा। तो ये तो बीसी लोग आपको सब पता है, बीसी लोग आगे चलते जाते हैं। देखिए जन्म के बाद को क्या करते हैं? आफ्टर डेथ नहीं, एनो डोमनी। कभी कभी बीपी का प्रयोग किया गया, बिफोर प्रेजेंट, और आज से काउंटिंग करें। जैसे एग्जांपल दिए हैं, कोई 4000 पुराना वर्ष है, उसको बीसी में कन्वर्ट करना है, तो 4 वर्ष पुराना आज के डेट से, तो आज का डेट कितना साल है? 2023, इसको घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा? 1970 बीसी बन जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है। या तो उल्टा कीजिए, 1977 बीसी है, अभी कितना चल रहा है? 2023, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4000, यानी 4 वर्ष पुराना। वही उल्टा लिख रहे थे। अगर आज से काउंट करें कितना वर्ष पुराना है, तो आज जो डेट है आफ्टर डेट एनो डोमनी वाला, वो ये एडी रहता है ना। 2023 क्या है? ये एडी। इसको जोड़ देंगे बीसी वाला में, तो आपका आज का पुराना निकल जाएगा, शुरू से लेकर कितना पुराना वर्ष बाद, कोई बीसी नहीं, कोई एडी नहीं, पुराना निकल जाएगा। तो ये कॉमन सेंस का चीज, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1977 का बीसी एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई पुराना दे रहा है, अब बीसी में कन्वर्ट करना है, तो आज का जो ईयर है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो आपका निकल जाएगा बीसी पॉइंट में। अगर बीसी देल है, अब आज का पूछ रहा है, तो आज का डेट क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो पूरा निकल जाएगा कितना वर्ष पुराना है। इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, ये मैथमेटिकल चीज है। 1970 बीसी बराबर 4 वर्ष पुराना माइनस 2023 डी। और अगर उल्टा पूछ रहा है, 1970 बीसी प्लस 223 बी बराबर हो जाएगा बराबर 4000 बीसी पुराना। बस लास्ट ही होगा, एक आध क्वेश्चन और होगा, देखते हैं। चलिए ये थोड़ा सा लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक नाम सुनेंगे उत्तरी भारत, और एक होता है उत्तर भारत। नाम सुने? क्या डिफरेंस है? तो कहेगा वही सर जो बाल्टी और बाल्टा में डिफरेंस है। एक बाल्टी होता है, एक बाल्टा होता है, यही है। एक उत्तर है, एक उत्तरी है, दोनों में अंतर है। हम लोग दोनों को एक ही मानते हैं रियल में। हम लोग ज्योग्राफिकल में क्या कन्फ्यूजन होता है कि उत्तरी भारत को भी एक ही मानते हैं और उत्तर भारत को भी एक ही बोल देते हैं, है ना। उसी तरह दक्षिण भारत और सुदूर दक्षिण भारत, दोनों में अंतर है। तो वही चीज़ के लिए हमने इसको थोड़ा सा भौगोलिक, क्योंकि इतिहास में भी थोड़ा भूगोल का पार्ट आएगा। जैसे आज का अगर नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र माना जाएगा पूरा भारत, यानी कि उससे पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इतिहास में तो पाकिस्तान भी था ना, तो पाकिस्तान पूरा आएगा और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा आएगा दक्षिण पूर्वी। किस में आएगा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। यानी कि इसी को बोलते हैं उत्तर पर, या इसी लिखते हैं पश्चिमोत्तर। क्या वर्ड लिखते हैं? पश्चिमोत्तर लिखते हैं। तो पहले पश्चिमोत्तर का मतलब समझिए कि पश्चिमोत्तर कहाँ, इंडिया का किस कोना में, है ना। उत्तरी भारत और पाकिस्तान का पूरा और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए दिए हैं कि नॉलेज रहना चाहिए आपको कम से कम। जैसे फिर आते हैं इसमें नदी उदी वही आता है। उत्तरी भारत में पूरा उत्तर वाला पार्ट आएगा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल जो है ना, उत्तराखंड उत्तरी भारत में। लेकिन उत्तर भारत में क्या आएगा? बिहार भी आ जाएगा, यूपी भी आ जाएगा, राजस्थान सब आ जाएगा। यानी विंध्याचल से ऊपर वाला जितना आएगा उत्तर भारत में आएगा। लेकिन उत्तरी भारत में बिहार नहीं आएगा। उत्तरी भारत में बिहार नहीं, खाली ऊपर वाला पार्ट जो आपका पंजाब, कश्मीर, हिमाचल उसके लिए है। चलिए वेस्टर्न में जो पश्चिमी भारत है या मध्य भारत है ना, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी एमपी, ये सब नॉलेज रखिए। पश्चिमी में कौन आता है, पूर्वी में कौन आता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम नहीं ले रहे हैं, खाली बस। विशाल मैदानी गंगा वाला मैदान, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ जहाँ गंगा बह रही है वहाँ मान लीजिए। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गंगा जमुना क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का क्षेत्र बुंदेल, और नेपाल की तेराई क्षेत्र, ये आपका विशाल मैदानी क्षेत्र में आएगा। सुदूर दक्षिण भारत में तमिलनाडु आएगा, कर्नाटक आएगा, आंध्र प्रदेश का कुछ दक्षिणी हिस्सा, इसका भी दक्षिणी, इसका भी दक्षिणी आएगा, दक्षिणी हिस्सा इसमें भी रहेगा, दक्षिणी हिस्सा। माने ये सब नॉलेज। सुदूर दक्षिण भारत का मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक पूरा नहीं, कर्नाटक केवल दक्षिणी हिस्सा, आंध्र प्रदेश का केवल दक्षिणी हिस्सा, केरल पूरा आएगा, तमिलनाडु पूरा आएगा, सुदूर दक्षिण भारत में, है ना। ये सब खाली क्षेत्र। दक्कन एक नाम है, दक्कन, दक्कन का भारत, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे दक्कन का दो भाग में। पूर्वी दक्कन आंध्र प्रदेश को बोला गया, पश्चिमी दक्कन में महाराष्ट्र और कर्नाटक और गोवा, है ना। पश्चिमी दक्कन में कौन आएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक और इसमें कौन आपका दक्षिणी वाला छोड़कर
दक्षिणी हिस्सा छोड़कर। दक्षिण किस में अभी आया था, अभी याद ऊपर ना, सुदूर वाला में हिस्सा छोड़कर, याद रखिएगा। और कर्नाटक वाला में भी दक्षिणी हिस्सा छोड़कर, उसमें चला गया। अभी आप पहला वाला देखिए लिस्ट में। पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी ईस्टर्न में क्या है, यानी कि ईस्टर्न वाला बताइए, आसाम वाला पार्ट में है ना। पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी में एमपी आएगा, बंगाल का तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, बांग्लादेश का पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आसाम, जिसको बोलते हैं नॉर्थ, क्या बोलते हैं इसका, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट ट्रेन भी चलता है ना, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रहते हैं चाइनीज जैसा। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तरी बर्मा, ये सब नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में आएगा। अब नोट, यही आपको अलग से बता दें, उत्तर भारत का मतलब पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, बिहार, यूपी, सब उत्तर भारत में सब आया। और उत्तरी भारत में खाली कौन आया था, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, यही सब आया था ना, जो भी वेस्ट पर है। तो ये उत्तर भारत का मतलब अलग होता है। उत्तर में आपका इसका मैप था ना, वो मैप दिखाते हैं थोड़ा सा, एगो मैप होगा इसमें। और आइए, विंध्य पर्वत और सतपुरा, यही उत्तर भारत को अलग अलग करता है ना, दक्षिण भारत और उत्तर भारत को। विंध्य पर्वत और सतपुरा के जंगल है जो दोनों को अलग करता है उत्तर भारत। साउथ इंडिया में कौन कौन आएगा, दक्कन और नहीं, साउथ में कौन आएगा, दक्कन। दक्कन में क्या पढ़ा है अभी जस्ट, दक्कन में जस्ट पढ़ा है ना, महाराष्ट्र वाला, कर्नाटक वाला वो। और इसमें क्या है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा केवल। ये पूरा दक्षिण भारत का इतिहास कहलाएगा। और एक इंडिया का मैप देखिए तो आप पूरा समझ में आएगा। ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं समझाने के लिए, इसको सिलेक्ट करें ना। देखिए, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला पार्ट यहां से ये वाला पार्ट क्या कहेगा, सीधे उत्तरी भारत। अगर उत्तर भारत बोलेगा तो यहीं से कट जाएगा ना। ये जो सतपुरा के घने जंगल या जो विंध्य पर्वत है, ये दक्षिण भारत, ये सब आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, 7 बहना है ना, 9 सिस्टर 7 सिस्टर है ना, वो पूरा आएगा 7। तो देखिए 4 3 7 को है ना, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 को। फिर इधर आपका पश्चिमी आ गया, बीच में आ गया आपका विशाल मैदानी भाग जो बताया जस्ट अभी, और फिर आपका इधर बताया आपका पूर्वी वाला क्षेत्र। पूर्वी किधर पड़ेगा आपका ये वाला, इस एरिया में है ना। कहने का मतलब ये है कि ये वाला बिहार, ये सब जो आएगा आपका, ये सब पूर्वी क्षेत्र में। मेरा कहने का कि आपको बेसिक होना कि दक्षिण भारत का मतलब क्या, सुदूर दक्षिण में कौन आएगा, तमिलनाडु, केरल। यहाँ छूट रहा है, केरल हल्का सा ऊपर जाएगा है ना, केरल देखते हैं, एक मिनट, कोई बात नहीं, सेलेक्ट करें पहले। केरल गायब हो गया क्या, तमिलनाडु, हाँ केरल इधर है, छुपा हुआ था ना। चलिए, तो केरल, यानी आपको थोड़ा सा स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। हम अगर बोलेंगे सुदूर दक्षिण भारत का राजा ये था, तो आप समझ कि कहाँ कहाँ उसका एरिया फैला होगा, तमिलनाडु, केरला और पूरा कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा। दक्षिण भारत का पूछेंगे तो उसका अलग राज्य होगा। पूछेगा नॉर्थ ईस्ट में ये था तो नॉर्थ ईस्ट का ये, उत्तरी भारत का ये। अब पश्चिमोत्तर वाला पार्ट कौन होगा, ये वाला पश्चिमोत्तर वाला पार्ट कौन होगा, एक मिनट, ये क्या आ रहा, पेन नहीं पकड़ा, ये वाला, ये कौन है, ये ना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला पार्ट, जो अब नहीं के बराबर यहाँ पर है ना। उस समय था जब हड़प्पा पहला कहाँ था, इसी एरिया में था ना, है ना। हड़प्पा वाला जो पार्ट है, इसी से बाद में फिर माइग्रेट करते हैं तो इधर बिहार, यूपी और महाराष्ट्र तरफ आने लगते हैं, है ना। तो मेरा इसको बोलते हैं नॉर्थ, क्या कहते हैं, पश्चिमोत्तर, वेस्ट नॉर्थ, या नॉर्थ वेस्ट बोलिए, पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत। तो ये एक मोटा मोटी आपको दिए कि ज्योग्राफिकल एरिया कैसा होना चाहिए, मोटा मोटी, है ना। ज़्यादा डीपली बाद में पढ़ेंगे। एक स्रोत आपको पहले पढ़ा चुके हैं, खाली लिखा दिए। पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है, सिक्का, अभिलेख, मूर्ति, मृदभांड, मुहरें, ये सब अलग से। फिर सिक्का कितने प्रकार के बाद में पढ़ना, अभी खाली सिक्का, अभिलेख, मूर्ति, मृदभांड, फिर आपका मुहरें, ताम्रपत्र, खंडहर, खंडहर होगा, हाँ छूट गया, खंडहर, धातु या पत्थर के उपकरण, भवन, कोई प्राचीन स्मारक है ना, इमारतें हैं, मृण मूर्तियां, ईंट, ये सब आएगा पुरातात्विक में। मिट्टी की बनी मूर्ति लिख लीजिए, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक, यहाँ लाइए, साहित्यिक, साहित्य स्रोत, इसमें वेद, उपनिषद, जैसे इंडिका एग्जाम्पल दिए, मेगास्टिन अर्थशास्त्र दे दिए, बाणभट्ट दिए, है ना, बाणभट्ट, है ना, हस्तचरित। तो इस तरह का मैंने बता रहे हैं कि कुछ कुछ
इसमें आपको दो होता है, वो देसी और विदेशी, तो बाद में डिटेल चलेंगे, अभी उतना नहीं कर रहे हैं। यानी एक बेसिक आपको हम दे रहे हैं, कुछ 6 क्लास में उतना डिटेल दिया हुआ नहीं आपका, लेकिन फिर भी कोशिश आपको एक जगह सजा। अध्ययन के स्रोत, अब इसके बाद जो पढ़ना है, इसके बाद जो हम पढ़ाई करेंगे, सुनिए ध्यान से, इसके बाद हम चलेंगे, आपका सिलेबस में दिया हुआ पाषाण युग है ना, इसमें भी चलेंगे 3 प्रकार का, एक है पूरा पाषाण, फिर है मध्य पाषाण, इसको हम आज छोड़ दे रहे हैं लेकिन फिर भी बताते हैं, आगे पढ़ के आने 6 लाख पढ़ लीजिएगा। एक है नव, अब ये देखिए कैसे लोग कहाँ रहते थे, कैसे गुफा में रहते थे, कैसे पत्थर का औजार बना, कौन सा पत्थर का औजार बनता था, किस पत्थर में क्या खूबी था, उसको भी डिटेल पढ़ेंगे। कैसे कृषि का आविष्कार हुआ, कैसे खेती करने, पहली बार कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला, पहली बार पालतू कुत्ते को बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला, कहाँ पहली बार चावल का उपयोग किया गया, उस तरह का क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक से मिलेगा। ये लंबा टॉपिक है, ये भी पूरा एक क्लास या 1 क्लास में खत्म हो जाएगा कम से कम, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। ठीक है, आज तक इतना ही छोड़ देते हैं। ऑनलाइन वाले को अगर दिक्कत है दोबारा वीडियो देख लीजिएगा फिर, है ना। चलिए, ऐसे दिक्कत नहीं होगा क्योंकि कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं, खाली बस इंट्रो दे के पढ़ाएं आज। ठीक है, थैंक यू।